इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हमें नया टॉपिक मिलता है ई बैंकिंग। वैसे आज के टाइम में सभी लोग इस प्रकार के सभी टर्म से परिचित हैं, जानते हैं व्हाट इज़ ई बैंकिंग, बट उसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ई बैंकिंग क्या है। ई बैंकिंग refers to electronic banking or internet banking through which customers can do banking by connecting to the website of their respective banks. In e-banking, the bank maintains a web-enabled centralized database that holds the records of all its customers. The customers can access any of the facilities provided by the bank on its website by selecting the appropriate menu item. E-banking has changed the way both customers as well as banks perform their roles and functions. आज के टाइम में ई-बैंकिंग ने जीवन प्रणाली बदल दी है, एक तरीके से कहा जाए तो। पहले अगर हमें 10 रुपये भी चाहिए तो हमें बैंक जाना है, वहाँ पे पूरा विड्रॉल फॉर्म लेना है, उसे फिल करना है, वहाँ से जा कर के तब वो 2-3 जगह साइन होता हुआ आगे जाएगा, तब हम वो 10 रुपये 100 रुपये जो चाहिए हम वो निकाल सकते हैं। बट आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलपमेंट कर दिया है कि हमारे लिए बहुत ही ईजी है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइडेड है। उसमें से एक है, Today we have a new system to deliver cash instantly to customers by using automatic teller machine ATM। ATM अभी थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें बहुत सारे ATMs अवेलेबल होते हैं। उन ATMs मशीन्स में अपने डेबिट कार्ड्स को यूज़ करके, ATM कार्ड्स को यूज़ करके हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं जितने चाहें। ठीक है, जितने चाहें का मतलब उसकी अप टू लिमिट के अंदर। जैसे अभी वैसे 20,000 रुपये की लिमिट है, बट क्या है कि ये जो समस्या चल रही थी इस टाइम पर 5,000 रुपीज़ की लिमिट कर दी गई थी कि एक दिन में आदमी 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकता था। तो इस तरीके की अलग अलग जो भी रूल्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे पास एक लिमिट तय होती है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग हम बैंकिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। मतलब प्रॉपर बैंकिंग टर्म तो नहीं हम बोल सकते, बट ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हम अपना विड्रॉ करते हैं पैसों को। द टास्क ऑफ मेंटेनिंग एंड मॉनिटरिंग ई बैंकिंग इन बैंक्स इज असाइंड टू देयर टेक्निकल पर्सनल। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू इट्स कस्टमर्स। This group has divided the e-banking facilities into following 3 categories depending on the access levels provided to the bank customers। वैसे मेनली हम क्या जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं, डेबिट कार्ड के बारे में जानते हैं, ATM कार्ड के बारे में जानते हैं, या नेट बैंकिंग के बारे में जानते हैं। बट एक्चुअली RBI ने एक जो ग्रुप पूरा लोगों का लगा रखा है, जो हमारे जो कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स को फैसिलिटेट करता है, वो ग्रुप इस काम को, ई बैंकिंग प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन ऑनली सिस्टम, सेकेंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र सिस्टम, एंड थर्ड इज़ फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शनल सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन ऑनली सिस्टम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, the information only system provides general purpose information such as branch location, branch कहाँ है, interest rate क्या है डिपॉजिट्स पर, information regarding loans and fixed deposits, and various products and services provided on by the bank to its customers। कौन कौन सी फंक्शंस को वो प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करता है, इसके बारे में। उसमें जो रिक्रूटमेंट फॉर्म है, डिपॉजिट फॉर्म है, विड्रॉल फॉर्म है, बैंक की वेबसाइट से हम लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, जनरल टर्म है, ये जनरली कोई भी यूज़ कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार के ऑथेंटिकेशन की, ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर को बिना किसी मतलब सुविधा को लिए हुए बैंक से वो बैंक के जो फॉर्म्स हैं फिल करने वाले, KYC फॉर्म है, इन सब चीज़ों को वहाँ से डाउनलोड कर सकता है।
सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, the electronic information transfer system enables customers to access information related to their accounts। अब इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन आ गई यहाँ पर। इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास, कस्टमर की इंफॉर्मेशन बैंक के पास होनी चाहिए, तभी बैंक उसको सुविधा वो दे पाएगा कस्टमर को। इसमें कौन कौन सी चीज़ें, अकाउंट, मतलब अगर कस्टमर की इंफॉर्मेशन एक बार कस्टमर ने उसमें लॉगिन किया हुआ है तो क्या है, कस्टमर अपने अकाउंट का बैलेंस, अपने फंड ट्रांसफ़र की डिटेल, ट्रांजेक्शन डिटेल्स, बैंक के स्टेटमेंट्स, ये सब इसमें से निकाल सकता है। द रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन और डेटा इज़ इन द रीड ऑनली फॉर्मेट। ये रीड ऑनली फॉर्मेट में ही होता है। टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन द कस्टमर्स हैव टू लॉग इन, अभी मैंने बताया। आफ्टर द कस्टमर्स हैव बीन ऑथेंटिकेटेड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन इज रिट्रीवल फ्रॉम द बैंक। जब कस्टमर इसमें ऑथेंटिकेट दिखता है कि हाँ, मतलब जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही यहाँ पर है, तो बैंक उसको इस प्रकार की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराती है। व्हाट्सएप है। नेक्स्ट इज फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शनल सिस्टम। फुल्ली ट्रांजेक्शनल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है ये बाई डायरेक्शनल कनेक्टिविटी के साथ होता है, कस्टमर और बैंक के साथ में। इन दिस सिस्टम द कस्टमर अपार्ट फ्रॉम द रिट्रीविंग द रिक्वायर्ड अकाउंट इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र देयर फंड्स टू अदर बैंक अकाउंट्स। दूसरे बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी उसके पास ये सुविधा होती है, क्योंकि वो बैंक को एज मतलब वो घर पे है, वो नेट पे यूज़ कर रहा है, बट वो एकदम बैंक के अंदर जैसे गया हुआ है, जैसे जैसे वहाँ पर हम फॉर्म्स को ले करके ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ईजी होता है। इन एडिशन द कस्टमर्स कैन अपडेट देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी चेंज कर सकता है, जैसे उसने अपना ईमेल एड्रेस अगर चेंज करना चाहा तो वो भी कर सकता है, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता है, एड्रेस चेंज करना चाहता है, तो बैंक की वेबसाइट पे जाकर के वो इन इन्फॉर्मेशंस को चेंज कर सकता है। जो उसका KYC फॉर्म है, मतलब उसे अपडेट कर सकता है कभी भी। द फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शनल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन वेरियस टेक्नोलॉजी सच एज इंटर बैंक पेमेंट गेटवेज। बहुत सारे अब गेटवेज यहाँ पे लग जाते हैं। गेटवेज का प्रयोग क्यों होता है? गेटवे का एक्चुअल पर्पस होता है सिक्योरिटी बेसिस, कि गेटवेज अगर हमारे लगे हुए हैं तो ईजिली हैकर हैक करते हैं, बट ईजिली हैक नहीं कर पाते हैं। उस गेटवे को तोड़ना पड़ता है। वो गेटवे, इसको एक बहुत ही सिंपल वे में समझ सकते हैं। गेटवे, गेट से शब्द आया है। गेट क्या करता है? हमारे घर को सिक्योर करता है। तो गेटवे यहाँ पर जो है कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें भी कोई ना कोई गेटवे का यूज़ किया जाता है। वो गेटवे हमारी ट्रांजेक्शन को सिक्योर करता है। इस सम ऑफ द फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन सिस्टम्स आर ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड्स। आगे देखते हैं। ATM इज ATM is one of the fully electronic transactional system introduced by the bank। ATM के बारे में सबको पता है कि जब ATM कार्ड हम इशू कराते हैं, ATM कार्ड के साथ एक पिन मिलता है जो ऑथेंटिक पर्सन को ही मिलता है। 4 डिजिट पिन होता है। हम बैंक जाते हैं, ATM मशीन पे जाते हैं, अपने ATM कार्ड को इन करते हैं, उसके बाद उसके द्वारा ट्रांजेक्शन्स जो भी हमको करना है वो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं। विड्रॉ करना है, डिपॉजिट भी करना है, तो उसके लिए भी मशीन पे अवेलेबिलिटी होती हैं। सभी पे नहीं होती हैं, बट कुछ पे ये अवेलेबिलिटी होती है। तो ATM कार्ड हमको प्रोवाइड रहता है, जो कि हमको फैसिलिटेट करता है, हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएंगे, दोनों में डिफरेंस समझ लेंगे। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड इज सिमिलर टू अ पोस्ट पेड कार्ड। जैसे मोबाइल सिस्टम में आपके पास पोस्ट पेड कनेक्शन होता है और प्रीपेड कनेक्शन होता है। तो प्रीपेड कनेक्शन क्या होता है कि आपके पास इतने रुपए हैं, इतनी टॉक टाइम वैल्यू है, तो जो टॉक टाइम वैल्यू है
उतने में ही आप बात कर सकते हैं, उसके बाद आप बात नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरीके से डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड में हमारे पास अमाउंट है, उस हमारे अकाउंट में जो अमाउंट है हम उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में पोस्टपेड कनेक्शन की जैसे वर्क करता है। इसमें क्या है, हम अप टू की लिमिट होती है कि आप इतने रुपए तक का आप खर्च कर सकते हो, इतने रुपए तक का आप क्रेडिट कार्ड में कभी भी एक्सेस कर सकते हो। तो वो पैसे आपके अकाउंट में है या नहीं, उससे मतलब नहीं होता। वो उसके लिए भी एक टाइम पीरियड सेट होता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको इतने पैसे आप डिपॉजिट करने होंगे अकाउंट में। आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं है बट क्रेडिट कार्ड है, तो आप परचेजिंग कर सकते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो पैसों को। तो उससे क्या है कि आपके पास जैसे ही पैसे आगे आते हैं आप उधर ट्रांसफ़र कर देते हो, तो वो क्रेडिट कार्ड में एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये फैसिलिटी है पोस्ट पेड और प्रीपेड कार्ड जैसी। एक बार और अच्छे से समझते हैं। When the customer uses the debit card to purchase an item, the exact amount is deducted from the customer's bank account through internet banking. When a customer applies for a debit card, a personal identification number is issued to him or her along with the debit card. ठीक है, बट ये सब चीज़ें क्रेडिट कार्ड के साथ नहीं होती हैं। The advantage of using a debit card over a credit card is that the customers who use debit card can never overspend, as they are allowed to spend only within the amount they have in their account. अकाउंट में पैसा उतना होना चाहिए तभी हम उसमें से खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्मार्ट कार्ड। A smart card is a standard credit card sized plastic card with an embedded microchip containing integrated circuit. एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो क्रेडिट कार्ड के जैसा होता है। इसमें एक माइक्रोचिप लगी होती है। वो माइक्रोचिप का मतलब ही समझ रहे होगे कि उसमें आईसी होता है जिसमें व्यक्ति की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। जिस पर्सन का वो होता है स्मार्ट कार्ड, उस पर्सन की पूरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जिस भी टर्मोलॉजी का वो स्मार्ट कार्ड है उसके जैसा। जैसे पहले जो ट्रेन्स में लोग रेगुलर सफ़र करते थे वो लोग एमएसटी बनवाते थे। एमएसटी मतलब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से लखनऊ तक रोज़ जाना है, आपकी जॉब लखनऊ में है, आप रहते यहाँ हैं, तो यहाँ से लखनऊ रोज़ जाना है, रोज़ ट्रेन पकड़नी है, तो रोज़ टिकट या तो लें और रोज़ जा कर के वहाँ पे लाइन में लगे, या एक बार उसकी पूरी मंथ की एक एमएसटी बनवा ली। अब उस एमएसटी का से आप पूरे 1 महीने वो ट्रैवल कर सकते हो, पहले ही आपका पैसा डिडक्ट हो गया है। वहाँ पर आपकी बचत क्या होती है कि आपको जाकर लाइन में लग कर के टिकट नहीं लेना पड़ता, समय बचता है आपका रोज़ का, क्योंकि आपको रोज़ ही ट्रैवल करना है। बट मेट्रो सिटीज़ में, मतलब मेट्रो स्टेशन सर्विसेज में मेट्रो ट्रेन्स में आपके पास ये स्मार्ट कार्ड होता है जिसे आप स्वैप करा के और ट्रैवलिंग कर सकते हो। अगर आपको रेगुलर ट्रैवल करना होता है तो इसकी वैलिडिटी होती है कार्ड की अपनी, उस कार्ड की वैलिडिटी के अंदर ट्रैवलिंग होती है। अ स्मार्ट कार्ड इज़ मोर रिलायबल and secure than credit or debit cards. It can be used by the holder to purchase goods and services. अलग अलग जगहों पर यूज़ होता है। It enter restricted areas, access medical, financial or other records or perform other operations requiring data stored on the chip. मतलब कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशंस उस चिप में स्टोर्ड होती है। नेक्स्ट इज payment bank. Payment banks are the banks that provide only limited services such as depositing and transferring money. Such banks are not authorized to provide
loans or credit card facilities to its customers. However, they can issue ATM, debit cards. Payment banks are created keeping in mind the requirement of some specific sections of society, such as migrant laborer, low income families, low scale business and unorganized sectors. जिनके पास इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, उनको लोन्स मतलब कुछ सभी बैंक्स के पास ये नहीं होती सुविधा कि वो लोन या क्रेडिट कार्ड्स की फैसिलिटीज़ को दे पाए यूज़र्स को, लेकिन वो इशू नहीं कर सकते एटीएम कार्ड्स को. बट पेमेंट बैंक्स आर क्रिएटेड कीपिंग इन माइंड. ये एक दिमाग में सेट हो गया. जैसे कि फाइनेंस वगैरह हम लोग कराने जाते हैं कई बार, कई ऐसी बैंक्स होती हैं जहाँ पे वो आपको टाइम पीरियड के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. तो सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द पेमेंट बैंक्स आर क्या? प्रोवाइड्स सर्विसेज लाइक ऑटोमेटिक पेमेंट ऑफ बिल्स, कैशलेस शॉपिंग, चेकलेस transactions through the mobile, transfers money directly to bank accounts at minimal cost. Next is online shopping. Online shopping term is very famous in this time. The activity of purchasing items from different websites on the internet is known as online shopping. इसमें चीज़ें मेन कंपोनेंट्स क्या है ऑनलाइन शॉपिंग के? आज के समय में तो सभी ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग को ही प्रेफर करते हैं. दुकान पे जाकर के लाइन लगाना कोई भी उसको प्रेफर नहीं करता. तो इसके कंपोनेंट्स क्या है? फर्स्ट है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन वहाँ पे होती है. सेलिंग प्राइस रिप्रेजेंट द सेक्शन इन द वेबसाइट दैट इज़ डिवोटेड टू द सेलिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ प्रोडक्ट. एक्सेसिबिलिटी टू पीपल, हमारी तक पहुंच है उसकी कि नहीं है, सारी चीज़ें हमारे पास इंफॉर्मेशंस होती हैं. प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स, इट refers to the process by which customers select the products that they want to purchase. This is often done through online forms that are filled by the customers given details of the product. एक फॉर्म आता है, उसमें फिल करके वो प्लेसमेंट कर उसके मतलब ऑर्डर को बुक करता है. मोड ऑफ पेमेंट, कैसे करना है, कैश ऑन डिलीवरी करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, किस भी प्रकार से करना है, तो मोड ऑफ पेमेंट हो गया. फिर डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है? रिफर्स टू द प्रोविज़न फॉर डिलीवरी द परचेज्ड प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स. हमारे पास दो तरीके की चीज़ें भी होती हैं. एक होती है जो हमारे पास मतलब आती है और एक वर्चुअल फॉर्म में होती है. जैसे हम ई बुक्स पढ़ते हैं, ई बुक्स भी हम परचेज़ करते हैं, तो हमने उसे परचेज़ कर लिया, वो हमारे पास है, बट अवेलेबिलिटी कहाँ पर है? ऑनलाइन. ठीक है, तो ये भी होता है. तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं. एडवांटेजेस क्या है इसके ऑनलाइन शॉपिंग के? इट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ शॉपिंग फ्रॉम एनी ट्रेडर एट एनी टाइम, कभी भी किसी भी ट्रेडर से. प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू कस्टमर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम सच एज डिस्काउंट्स एंड गिफ्ट्स. बेनिफिट भी देता है, कभी कभी गिफ्ट्स होते हैं, कभी कभी सेल लगी होती है तो डिस्काउंट्स भी मिलते हैं हमको. सेविंग ऑफ टाइम बाय शॉपिंग थ्रू वर्चुअल विंडो. टाइम सेव करता हमारा. हम किसी टाइम मतलब रास्ते में कहीं जा रहे हैं, हमारे पास खाली समय है, तो भी हम शॉपिंग कर सकते हैं. ऑफरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स ऑफ टू कस्टमर्स. ये हमको एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता रहता है कि जो भी उनका लेटेस्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है प्रोडक्ट, उसके बारे में. प्रोवाइडिंग करेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, सही होती है. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस हैं सिक्योरिटी इशू ड्यूरिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स. जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें थोड़े बहुत कभी कभी सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं. बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग कस्टमर्स इज़ डिफ़िकल्ट. भाई ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें ट्रस्ट बहुत आसानी से नहीं होता, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत होते हैं. डिले इन रिसीविंग प्रोडक्ट्स. अब ऐसे दुकान पे जाते हैं तो हम सामान देखा, हमने ख़रीदा, अब चले आए. यहाँ पर क्या है कि थोड़ा समय तो लगता ही है, उसमें कभी कभी थोड़ा ज़्यादा समय भी हो जाता है, तो डिले भी हो जाता है. एडिशन ऑफ शिपिंग चार्जेस टू बी एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. शिपिंग चार्जेस भी एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं उसमें.
वारंटी रिलेटेड इश्यूज एंड डिफ़िकल्टी इन रिटर्निंग द प्रोडक्ट। किसी किसी प्रोडक्ट के साथ वारंटी रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, सभी में रिटर्निंग की सुविधा नहीं होती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो कुछ प्रोवाइड भी करती हैं कंपनीज। द कस्टमर माइट बी वरीड एज टू सिमिलरली ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग ऑर्डर्ड एंड द प्रोडक्ट बीइंग रिसीव्ड। वो ये सोचता ही रहता है, परेशान, थोड़ा सा वरी तो रहता ही है कि हमने जो बुक किया है वही आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट इज ऑनलाइन रिजर्वेशन। ऑनलाइन रिजर्वेशन या ई रिजर्वेशन, पिछले वाले कल भी मैं प्रीवियस डे पे भी हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा था जब मोबाइल टिकटिंग पढ़ी थी। तो इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन रिजर्वेशन हम करते हैं। वी रिजर्व द मूवी टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट, एयरलाइन टिकट एज वेल एज होटल रूम्स थ्रू द इंटरनेट। तो इस तरीके से हम अपनी बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ई ग्रुप्स। ई ग्रुप्स क्या है? E-group or simply a group refers to an online environment where users sharing common views and ideas can come together to meet and discuss topic of interest. E-group जो होता है, E-group को हम ऑनलाइन क्लबिंग भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि कई लोग जुड़ते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपने व्यूज़ को देते हैं। It provides an opportunity for like-minded users to exchange their views on any topic of interest. The members of an e-group can perform various actions such as posting a message on a discussion board, replying to a post and uploading or downloading a file to a group. जैसे गूगल है, गूगल 100 MB का स्पेस ऑफ़र करता है हर यूज़र को अपनी फाइल्स को अपलोड करने के लिए उस ग्रुप पर। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें एक दूसरे को थॉट्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। डिफाइनिंग सोशल नेटवर्किंग। आज के टाइम में तो सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो वो सोशल नेटवर्किंग की ही है, कि इंटरनेट का ये टूल सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम। सोशल नेटवर्किंग ऑन द इंटरनेट इज़ पॉपुलर विद यूजर्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स बट मोर so with youngsters in universities, high schools and colleges and people in workplaces. It is a convenient way to get to know people whose interests, opinions and likes and dislikes are quite similar to your. The internet contains various social networking sites and you only need to register at these websites to be part of a social network. After registering at a social networking site, you can create your own list of friends to interact and share views with them. You can also share your photos, audio, video files with others. मुझे नहीं लग रहा कि जितने भी आज के टाइम में अप टू 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा इस तरीके की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के बारे में नहीं जानते होंगे। वो सभी ज़्यादातर फेसबुक वगैरह तो यूज़ करते ही हैं, तो उन्हें पता है कि हाउ टू शेयर your photos, audios, video files to other persons. इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है? वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी। पूरे विश्व में हमारी कनेक्टिविटी है। हम कहीं भी हों, कितने भी दूर देशों में रह रहे हों, लेकिन हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। तो ये एक एडवांटेज है सोशल नेटवर्किंग का। सेकेंड इज़ फ्री एडवर्टाइजिंग। आप देखिए फेसबुक वगैरह पे कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। यू कैन यूज सोशल मीडिया टू प्रमोट योर बिजनेस। पेपरलेस है, कोई खर्चा नहीं है इसमें ऐसा खास। वैसे क्या है कि आपको मैनुअल चार्जेस, जो मैन पावर है उसको भी चार्ज कर देना पड़ेगा, पेपर का कॉस्ट देना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट के लिए। टीवी पे अगर आपको कराना है तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट का चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजमेंट का कोई चार्ज नहीं हो रहा है। तो फेसबुक वगैरह पे आप एडवर्टाइजमेंट बहुत आसानी से कर सकते हो। कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट, एक जैसे इंटरेस्ट वाले लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। वो अपनी हॉबीज़, अपने पर्सनल जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। लेकिन जहाँ इतने सारे एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के।
वो क्या है? पहला, साइबर बुलिंग। इट्स अ फर्स्ट मेजर इशू ऑफ द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। साइबर बुलिंग आज के टाइम में, क्योंकि जो टीनेजर्स हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा फंसते हैं, उसमें मतलब उन्हीं का सबसे ज़्यादा लॉस होता है। एट टाइम्स यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्किंग कैन लीड टू साइबर बुलिंग और क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। इट कैन मिसलीड टीनेजर्स टू यूज़ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। बच्चे गलत दिशा की तरफ भी चले जाते हैं। थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशंस। While creating accounts, you need to give your personal details. Sometimes fraudsters steal this information and misuse it. कभी कभी आप उसकी इंफॉर्मेशंस का मिसयूज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फेक प्रोफाइल। लोग अपनी फेक प्रोफाइल बना करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं पर्सन्स के साथ में, और कभी कभी इस प्रकार की चीज़ें बहुत ही आगे तक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आप लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह वैसे भी पढ़ते ही होंगे, आपको पता होगा कि इस तरीके की फ़ेक प्रोफाइल से कई बार बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हमको दिखाई देते हैं हमारे समाज में कि उन प्रॉब्लम से मतलब फ़ेस टू फेस होना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है वो। तो इस प्रकार से सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के एडवांटेजेस भी हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। बी केयर। अगर आप कोई अपना प्रोफाइल मतलब अगर आप अपना कोई अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं और आप उसको एक्सेस करते हैं तो बी केयरफुल। आप यूज़ करिए, एक्सेस करिए। उसके लिए नहीं होता है कि नहीं हम अब डर गए हैं तो हम यूज़ नहीं कर सकते, नहीं, बट केयर के साथ में। ये नहीं कि हमने कोई भी प्रकार की फ़ोटोज़ अपलोड करना शुरू कर दिया, वो सब नहीं करना होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को भी आप जो है प्रोफाइल को अपनी लॉक कर सकते हो ताकि आप नॉर्मली कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल को चेक ना कर सके, देख ना सके। तो इस प्रकार से इंटरनेट की ये जो सर्विस है वो वैसे तो बहुत अच्छी है, बट समटाइम्स इट मे डेंजरस।